नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेताल और आप सुन रहे हैं क्रीपी हॉरर पॉडकास्ट। आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से जुड़ी एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम है निशी डाक। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे निशी डाक, छलावा और भी कुछ। तो आइए बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आपने निशी डाक की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन निशी डाक जैसा ही एक प्रकार महाराष्ट्र के गांवों में कई साल पहले बेहद चर्चा में था। इसे महाराष्ट्र में हक्कामारी के नाम से जाना जाता है। ये घटनाएं करीब 30-40 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हुआ करती थीं। अब भी होती हैं, लेकिन अब इतनी ज्यादा सुनाई नहीं देती। हक्कामारी के बारे में विस्तार से कहानी के अंत में बताऊंगा। अभी सिर्फ इसका मतलब बताता हूं। हक्कामारी मतलब अंधेरे से आती हुई एक पुकार। अगर किसी ने पलटकर पुकारने वाले या पुकारने वाली को देख लिया, तो फिर अगले दिन उस इंसान की सिर्फ लाश मिलती है। मेरे साथ भी कुछ साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी। ये घटना 2007 या 2008 की है। उस वक्त लोगों के पास आज की तरह मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। बहुत कम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। कीपैड और वीजीए कैमरे वाले मोबाइल तो आपको याद ही होंगे। ये उन्हीं दिनों की बात है। उस साल मेरे एक दोस्त के घर पूजा थी। शहर में हम दोनों पड़ोसी थे, इसलिए उन्होंने हमारे परिवार को भी पूजा पर बुलाया था। मेरे परिवार वाले तो नहीं गए, लेकिन उनकी जगह मैं उनके गांव चला गया। ये गांव पहाड़ों की श्रृंखला से सटा हुआ था, कोंकण की हरियाली में बसा हुआ गांव। कोंकण में अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहां की हरियाली और वादियां आपको सम्मोहित कर देती हैं। हर तरफ हरियाली, घने ऊंचे पेड़। ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंगल में आ गए हों। कोंकण का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। वो ठंड के दिन थे और मैं अपने पड़ोसी और दोस्त विशाल के साथ उनके गांव चला गया था। उस दिन दोपहर से पहले हम उनके नए घर पर पहुंच गए थे। उनके परिवार के ज्यादातर लोग पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे और वो सभी लोग नए घर पर ही रुके हुए थे। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। नया बना हुआ, बड़ी जगह पर 7-8 कमरों का एक बड़ा बंगला था। लेकिन तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे इस घर से ज्यादा हमारा पुराना घर पसंद है। वो घर इस घर से लाख गुना अच्छा है। वो गांव के अंदर है, पुराने ढंग से बना हुआ, कच्ची मिट्टी की दीवारें, नीचे तक झुकी हुई छत और ठंडी हवा। और क्या चाहिए इंसान को। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, तो ठीक है, इस नए घर की पूजा तो कल है ना, तो आज की रात हम वहां गुजार सकते हैं। विशाल ने कहा, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां फोन वगैरह काम नहीं करते। बिजली कभी होती है तो कभी नहीं। मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता। इसलिए शहर में रहने वालों के लिए वहां एक रात बिताना किसी जेल में रात गुजारने जैसा है। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। मेरा पूरा बचपन शहर में बीता था और मेरा कोई गांव नहीं था। इसलिए मुझे गांव देखने, वहां के घरों में रहने और उस माहौल का अनुभव लेने की बहुत इच्छा थी। मैंने बिना झिझक कहा, अरे ठीक है, एक दिन में दुनिया डूब तो नहीं जाएगी ना। घड़ी की ओर देखते हुए उसने कहा, तो फिर हमें जल्दी निकलना होगा। मेरी आजी हमेशा कहती हैं कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। उन्हें अंधेरा होने के बाद किसी का घर आना पसंद नहीं है। अब जिन्हें पता नहीं, उन्हें बता दूं कि मराठी में दादी को आजी कहते हैं। मैंने सहजता से उससे पूछा, ऐसा क्यों? वो बोला, अरे ये कोंकण है बाबा। यहां करनी, वशीकरण और भूत प्रेत के किस्से बहुत आम हैं। ये सुनकर मैं डरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा आश्चर्य हुआ और हंसी भी आ गई। मैंने उससे कहा, तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हो? उसने बस मुस्कुराते हुए मेरी बात का जवाब दिया। फिर हमने उनके पुराने घर जाने की योजना बनाई, अपनी अपनी तैयारी की और जरूरी सामान साथ ले लिया। उसके बाद हम दोनों उस पुराने घर जाने के लिए निकल पड़े। जब हम घर के बाहर मेन सड़क पर पहुंचे तो मैंने विशाल से पूछा, तो अब आगे कैसे जाना है? मतलब यहां कोई बस या गाड़ी मिलेगी? उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, यहां और बस? सड़क पर जो भी गाड़ी दिखेगी उसे हाथ दिखा दो और अपनी ही गाड़ी समझकर चढ़ जाओ।
फिर जैसे ही अगला मोड़ आएगा गाड़ी से उतर जाना। उसके बाद उस रास्ते को छोड़कर सीधे नीचे उतरते चले जाना। 30 मिनट में हमारा घर दिखाई देने लगेगा, और अगर कोई गाड़ी मिलती ही नहीं तो कम से कम हमें घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। वहां का माहौल वाकई इतना अच्छा था कि अगर मुझे 1 घंटा क्या 4 घंटे भी पैदल चलना पड़ता तो भी मैं बोर नहीं होता। हम गांव की बातें करते हुए उस रास्ते पर चलने लगे। घड़ी में शाम के 4 बजे थे और मैंने अंदाजा लगाया कि करीब 5 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। करीब 5 मिनट बाद एक बाइक वाले ने हमें लिफ्ट दे दी। आधे घंटे का सफर 10 मिनट में पूरा हो गया। सड़क खराब होने की वजह से बाइक धीरे चलानी पड़ रही थी। इसके बाद हमारी असली यात्रा शुरू हुई। एक मोड़ पर गाड़ी से उतरने के बाद सामने घनी ऊंची झाड़ी और झाड़ियों के बीच से एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। विशाल ने उस तरफ इशारा किया और हम उसी रास्ते पर चल पड़े। माहौल इतना अच्छा था कि क्या बताऊं। चलते चलते मैंने कहा, हैं विशाल, कितना सुंदर वातावरण है, हरा भरा, ठंडा। वाकई ये सब इतना सुंदर है कि अगर कोई शहरी आदमी यहां एक बार आ जाए तो वो यहीं का हो जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों ने बेवजह कोंकण को भूत प्रेत और करनी के किस्सों से जोड़कर बदनाम कर दिया है। इससे बढ़िया जगह तो कहीं हो ही नहीं सकती। विशाल ने चलते चलते ही जवाब दिया, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कोंकण का वातावरण जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। ये जितना हरा भरा है उतना ही डरावना भी। मेरी आजी आज भी हमें अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं जाने देती। वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी अजीब चीजें देखी हैं कि उनका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। मैं विशाल की बातें सुनते हुए उसके पीछे पीछे रास्ते पर उतर रहा था। वो पगडंडी का रास्ता ढलान भरा था तो हम अपने आप ही तेजी से नीचे उतर रहे थे। बीच में चलते चलते मेरी नजर एक नारियल पर पड़ी। मैंने विशाल से कहा, अरे देखो, यहां नारियल है, चलो इसे घर ले चलते हैं। घर ले जाकर इसे फोड़कर खाएंगे। नारियल एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था। मैं नारियल उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि विशाल अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाया, अरे रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? नारियल उठाने के लिए मेरा हाथ आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी आवाज सुनकर मैं अचानक रुक गया। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, अरे एक बार ऊपर तो देखो। मैंने ऊपर और चारों ओर देखा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या दिखाना चाहते हो? विशाल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सच में पागल हो। ये नारियल का पेड़ नहीं है और यहां कोई नारियल पड़ा नहीं है। किसी ने इसे यहां रखवाया है। इसे ही करनी कहते हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या? उसने कहा, हां, नारियल के नीचे एक गोंददार धागा, हल्दी, कुमकुम, एक सिक्का या ऐसा ही कुछ रखा होगा। अगर तुमने इसे गलती से छू लिया या उठा लिया तो तुम्हें इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए सीधे चलते रहे। ये नारियल खाने के लिए नहीं है, ये तो दूसरों को खाने वाला नारियल है, विशाल ने कहा। मैंने करनी के बारे में लोगों से बहुत बातें सुनी थीं, लेकिन करनी कैसी होती है ये पहली बार देख रहा था। मैं उस नारियल को बिना छुए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद हम उसके घर पहुंच गए। पेड़ों से घिरा हुआ वो घर बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी आजी पिछले दरवाजे पर बैठकर कुछ काम कर रही थी। विशाल के आवाज देने पर आजी सामने आ गई। उसे देखकर आजी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने विशाल के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आ गए, अंदर आ जाओ। और ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने भी आजी को प्रणाम किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और विशाल से पूछा, तुम मुंबई से यहां कब आए? विशाल ने जवाब दिया, अजी, हम सुबह ही आए थे। आपसे मिलने का मन किया तो यहां चला आया। विशाल ने अपना बैग कंधे से उतारकर पास रख दिया। आजी ने हमें कोंकण के कुछ विशेष व्यंजन खिलाए। उनका शरीर दुबला पतला और साधारण था, जैसे किसी बुजुर्ग महिला का होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेले पूरे घर की देखभाल करती थीं। खेतीबाड़ी, घर का काम, सब कुछ। उनके लगाए हुए नारियल के पेड़ चारों तरफ फैले हुए थे। उनकी फुर्ती देखकर किसी जवान आदमी को भी शर्म आ जाए।
फिर हम दोनों ने बाहर हाथ पैर धोए और अंदर चले गए। मैं अपना बैग रखकर बाहर झूले पर बैठ गया और प्रकृति के नजारे देखने लगा। अजी अपना रोज का काम कर रही थीं। तभी विशाल कमरे से बाहर आया। उसने अपनी अजी से कहा, अजी, थोड़ा वाड़ी होकर आता हूं, लोगों से मिल भी लूंगा और आते आते देखता हूं कहीं कटहल मिल जाए तो। अजी ने उसे सख्ती से कहा, अंधेरा होने वाला है, किसी से मिलने या कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह चले जाना। विशाल ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अजी बस टहलने जा रहा हूं, अंधेरा होने में अभी टाइम है, हम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। अजी थोड़ा गुस्से में बोली, एक बार कह दिया ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विशाल ने कंधे उचकाते हुए मेरी तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, अजी ऐसी ही हैं। फिर उसने अजी से पूछा, अच्छा, तो क्या हम घर के पीछे बगीचे में जा सकते हैं? अजी ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। विशाल ने मुझे इशारा किया और अपने पीछे आने को कहा। वह मुझे अपने घर के कमरे दिखाते हुए पीछे की ओर ले गया। घर के अंदर 3 कमरे थे, एक के बाद एक सटे हुए। फिर रसोई घर और उसके पीछे नारियल और ताड़ के पेड़। वहां कई और पेड़ भी थे। बगीचे के थपेड़ों को देखते देखते आसपास अंधेरा छाने लगा। हम वापस घर की ओर चल पड़े। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि मेरी घड़ी कहीं गिर गई है। मैंने इधर उधर देखा और विशाल से पूछा, अरे, तुमने मेरी घड़ी कहीं देखी? उसने मेरे हाथ की ओर देखा और कहा, घर में या बैग में होगी। मैंने अपनी जेब चेक की और कहा, नहीं, मुझे याद है कि फ्रेश होने के बाद मैंने घड़ी पहन ली थी और घर से निकलते समय भी वक्त देखा था। कुछ देर यहां वहां देखने के बाद मैंने उसे कहा, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूं। विशाल ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, पागल है क्या? हाजी को पता चला तो वो मुझे डांटेंगी और वैसे भी अभी अंधेरा होने वाला है। हमें ये तक नहीं पता कि वो घड़ी कहां गिरी होगी, इसलिए अभी रहने दे, सुबह जाकर ढूंढ लेंगे। आज ही उस वक्त घर के पीछे कुछ काम कर रही थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो घड़ी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। जैसे ही अजी ये घर के अंदर गई, मैंने उसे बोला, देख, मैं बस यूं गया और यूं आया, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जहां तक पॉसिबल है वहां तक देखकर जल्दी लौट आऊंगा। और इससे पहले कि वो मुझे कुछ कह पाती, मैं वहां से भागता हुआ पीछे की ओर चला गया। मैं उन झाड़ियों में दौड़ रहा था और उसी के साथ थपेड़ों की परछाइयां और घनी हो रही थीं। सूखी गीली घास पर पड़ते कदमों की आवाज, आसपास दूर कहीं से आती मेंढकों की टर्र टर्र और रात के कीड़ों की अजीब सी किरकिराहट हर तरफ गूंज रही थी। कुछ दूर तक भागने के बाद विशाल और वो घर दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन वहां से थोड़ा आगे जाने पर मुझे पत्तों की तेज सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे बगल की झाड़ियों में मुझसे 2 गुनी तेजी से आगे बढ़ रही हो। मैं एकदम रुक गया और यहां वहां देखने लगा। देखा तो कोई नहीं था। लगा कि कुछ ही पल में वो जो कुछ भी था गायब हो गया। मैं पत्तों की सरसराहट साफ साफ सुन सकता था, लेकिन आसपास थपेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। इसी बीच मुझे एक पेड़ की शाखा पर कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। वो चीज घने थपेड़ों के बीच से आने वाली आखिरी सूरज की किरणों से चमक रही थी। मैंने अपना सिर थोड़ा बायां दायां घुमाया और ध्यान से देखा। वो मेरी घड़ी थी। उसका कांच चमक रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसे कुछ देर देखता रहा, क्योंकि मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि घड़ी शाखा पर कैसे लटकी हुई है। हम तो किसी पेड़ पर भी नहीं चढ़े थे। ये जगह मुझे नई लग रही थी। यहां के बहुत से किस्से और अजीब अजीब चीजों के बारे में पहले ही सुन रखा था, इसलिए मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वहीं पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और उस शाखा की तरफ फेंक कर मारी। जैसे ही लकड़ी शाखा पर लगी, वो घड़ी नीचे सूखी घास पर गिर पड़ी। मैंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और जाकर घड़ी को उठा लिया। उसी पल तेज हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। मोहन, मोहन, ये विशाल की और आजी की आवाज थी। लेकिन आजी इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई? ये मुमकिन नहीं था।
मैंने तो उन्हें आखिरी बार घर के पास काम करते हुए देखा था, और अगर ये आज ही नहीं है तो फिर मेरा नाम कैसे जानती हैं? हे भगवान, यहां कुछ भयानक हो रहा है। यह सोचकर मैं जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वापस भागा और जल्दी से घर चला गया। मुझे ऐसे दौड़कर आता देख विशाल ने मुझसे पूछा, अरे क्या हुआ? तुम ऐसे दौड़कर क्यों आ रहे हो? मैंने विशाल को सब कुछ बताया। ये सब कुछ बताने के बाद भी मैं हाँफ रहा था और विशाल मेरी हालत पर हंसने लगा। फिर उसने कहा, तुझे जरूर कोई वहम हुआ होगा। वो कोई सांप या छोटा जानवर रहा होगा। अब अंदर चल। आज ही को पता चल गया तो बेकार में गाली पड़ जाएगी और ऊपर से बेइज्जती होगी, वो अलग। और हां, लाइट रहते ही लैपटॉप को फुल चार्ज कर ले। पता नहीं कब लाइट चली जाए। हम आज रात अक्षय की भूल भुलैया मूवी देखेंगे। फिर मैं उसके साथ घर के अंदर चला गया। घर के आगे के हिस्से में जाकर मैंने सामने रखी बाल्टी से पानी लिया और अपने हाथ पैर धोकर वापस अपने कमरे में चला गया। उस वक्त आजी घर की रसोई में कुछ बना रही थी। मैंने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाया और जाकर रसोई में आजी के पास बैठ गया। आजी ने मुझे देखकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने उनके बगल में बैठते हुए सिर हिलाया पर कहा, नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूं। फिर मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और आजी को रोटियां बनाते हुए देखता रहा। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उनसे अपने अनुभव के बारे में पूछूं या नहीं। दिमाग में वही सब चल रहा था। फिर मैंने एकदम से पूछा, आजी, विशाल कह रहा था कि आपके यहां यानी कोकण में ये भूत प्रेत, ये करनी बाधा बहुत चलता है, लेकिन क्या ये सब सच होता है? आजी ने कहा, हां, इससे भी बुरी और बहुत भयानक चीजें होती हैं। यहां आप तो अकेले रहती हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अकेले क्यों? मेरे साथ मेरा बेटा रहता है ना। अब उसे पता चल गया होगा कि तुम यहां आ रहे हो, इसलिए वो आज नहीं आया। और वैसे भी मुझे यहां रहते हुए 50 से भी अधिक साल हो गए हैं। मैंने अपना पूरा जीवन यहीं पर बिताया है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मुझे डर लगता था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। और अब तो इतनी उम्र हो गई है कि इन सब चीजों से डरकर भी क्या करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें बताऊं या नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने अपनी कहानी उन्हें अलग तरीके से बताई। आजी, मेरे एक दोस्त के साथ एक अजीब घटना हुई थी। मतलब वो दोस्त यहीं कोकण का ही रहने वाला है। पिछले साल जब वो छुट्टियों में अपने घर आया था तो उसके साथ एक अजीब घटना हुई थी। वो जंगल के रास्ते से घर जा रहा था और तभी उसने पीछे से किसी के बुलाने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर वो बहुत डर गया, क्योंकि वो आवाज उसके भाई की आवाज थी। और कुछ देर पहले ही उसने अपने भाई से बात की थी, जो उस वक्त शहर में था। तब वो इतना डर गया था कि उसी हालत में दौड़ता हुआ घर तक चला गया था। ये बात बोलकर मैं अपने आप ही हंसने लगा। तब आजी ने अपनी धीमी बूढ़ी आवाज में कहा, हमारे यहां इसे हक्का मारी कहते हैं। आजी ने चूल्हे की लकड़ी हिलाते हुए आगे कहा, यह एक श्मशान का भूत होता है। पहले तो ये इंसान को उसकी किसी जान पहचान वाले की आवाज में पुकारता है, और अगर कहीं उसने उसकी पुकार का जवाब दे दिया या फिर पीछे मुड़कर देखा तो ये उसे सम्मोहित कर श्मशान तक ले जाता है और फिर वहीं पर मार देता है। आजी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो कोई छलावा था या फिर हक्का मारी थी, लेकिन यह बहुत अजीब था। सच में मेरा नसीब अच्छा रहा होगा कि मैं बच गया था, क्योंकि न मैंने उस पुकार का जवाब दिया था और न ही पीछे मुड़कर देखा था। मैंने फिर कुतूहल से पूछा, आजी, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? आजी ने कहा, हुआ था। कई किस्से हैं, पर मैं तुझे हक्का मारी का ही एक किस्सा बताती हूं। मेरी शादी को उस वक्त 6-8 महीने ही बीते थे। तब भी हमें शाम होने से पहले घर आने की हिदायत दी गई थी। एक बार मेरे मायके में एक बहुत बुरी घटना हो गई तो मुझे अचानक वहां जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मैं वापस अपने ससुराल लौट आई। उस शाम मैं खेतों में काम कर रही थी। ठंड का मौसम था और तुझे तो पता ही होगा कि ठंड के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है। उस वक्त काम करते समय मुझे कहीं से एक पुकार सुनाई दी।
अब मेरा नसीब अच्छा कहो या कुछ भी, क्योंकि जहां मां बैठी थी वहां ठीक मेरे पीछे एक पेड़ था। तो जब मैंने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तब मुझे सिर्फ एक पेड़ दिखाई दिया और पेड़ के पीछे से बस एक सड़ा गला सा हाथ। आजी ने गहरी सांस ली और कहा, उसे देखकर मैं समझ गई कि यह कोई बहुत बुरी चीज है, इसलिए मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। और जब उसने दोबारा पुकारा तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो मेरी मां की आवाज है और मैं तो उसी दिन अपनी मां की 13वीं कर ससुराल से लौटी थी। आजी की कहानी सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, आगे? तो जब मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज मेरी मरी हुई मां की है तब मैं जान गई कि यह हक्का मारी है। मैं सीधे उठकर घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचने तक मुझे उसकी आहट सुनाई देती रही। वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। उसने फिर एक आखिरी बार मुझे पुकारा और वो अचानक कहीं गायब हो गई। पर जब मैंने घर आकर अपने पति को यह सब बताया तब मेरे पति ने मुझे आते ही डंडे से पीट दिया। आजी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा, क्या आपके पति आपको मारते भी थे? अरे नहीं, आजी ने हंसते हुए कहा, यह वो वाला पीटना नहीं था। मतलब वो सचमुच नहीं मारते। ये इसलिए पीटा जाता है कि बुरी ताकतें तुमसे दूर रहें। एक तरह की लाठी की मार होती है। आजी मुझे आगे कुछ और बताने वाली थी कि तभी विशाल वहां आ गया। उसके आते ही बातचीत खाने के विषय पर चली गई। थोड़ी देर बाद हम सब ने वहीं खाना खाया और मैं और विशाल पास वाले कमरे में चले गए। लाइट तब तक कब की चली जा चुकी थी। विशाल ने पहले से ही कमरे में लालटेन और कुछ मोमबत्तियां जला रखी थीं। अंधेरा घना हो चुका था। उस माहौल में मुझे एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं उस माहौल का आदी नहीं था। इतनी शांति और सन्नाटे की आदत मुझे नहीं थी। बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। इतनी ठंड थी कि पंखे की भी कोई जरूरत नहीं थी। मैं और विशाल कमरे में बैठे यहां वहां की बातें कर रहे थे। कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली थी और खिड़की से ठंडी हवा के झोंके बार बार अंदर आ रहे थे। मेरा शरीर उस पल ठंड से कांपने लगा। मैंने विशाल से पूछा, विशाल, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। उसने बस गर्दन हिलाकर हां कहा। मैं उठकर खिड़की बंद करने चला गया। मैंने खिड़की की सलाखों से हाथ बाहर निकाला और खिड़की का पल्ला अंदर खींच लिया। फिर मैं खिड़की बंद करने के लिए कुंडी ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई कुंडी नहीं थी। अचानक वहां के झोंके से खिड़की फिर से खुल गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम था, क्योंकि अगली ही पल खिड़की खाली थी। तभी विशाल ने कहा, अरे, खिड़की को कुंडी नहीं है, नीचे देख, एक तार होगा, उसे खींचकर कहीं अटका दे और खिड़की बंद कर दे। मैंने वैसा ही किया जैसा विशाल ने कहा और वापस आकर मूवी देखने लगा। मूवी देखते देखते मुझे नींद आने लगी थी। आंखें बंद हो रही थीं। मैंने समय देखने के लिए घड़ी की ओर देखा और तभी शाम को झाड़ियों में हुई घटना याद आ गई। उसे याद कर एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हक्का मारी शब्द मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो घटना बार बार मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। मैंने पीछे लेटते हुए विशाल से कहा, विशाल, तुम फिल्म देखो, मैं सो रहा हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर मैं पास वाले बिस्तर पर करवट बदलकर सो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक ऐसे ही लेटा रहा। मेरे मन में जो कुछ चल रहा था, भूत प्रेत, करनी, छलावा, हक्का मारी, ये सब बहुत अजीब था। कुछ देर बाद मैंने करवट बदली और पीछे देखा तो विशाल भी लैपटॉप बंद करके सो चुका था। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। तभी मैंने धीमी आवाज में किसी की पुकार सुनी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली। मैंने साफ साफ सुना था कि यह विशाल की आवाज थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल अपनी जगह पर नहीं था। उसका बिस्तर खाली था। मैं उठकर बैठ गया और लालटेन की रोशनी में अपनी आंखों पर जोर डालते हुए ध्यान से देखा। विशाल कमरे में कहीं नहीं था। तभी मुझे खिड़की के पास कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई अंदर उंगलियां डालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर मैंने वही आवाज सुनी, मोहन, मैं यहां हूं।
मुझे अंदर आने दो। मुझे आश्चर्य हुआ कि विशाल बाहर कब चला गया। आवाज बाहर से आ रही थी। उस वक्त मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। सोचा खिड़की से देखता हूं। मैं उठकर खिड़की के पास गया और धीरे से खिड़की खोल दी। लालटेन की पीली रोशनी में मैंने देखा कि विशाल खिड़की से थोड़ा दूर बाहर खड़ा है। वो मुझे देखकर मुंह दबाए रो रहा था। विशाल, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। वो रोते रोते अचानक मुस्कुराने लगा। फिर उसने एकदम से मुड़कर पीछे चलना शुरू कर दिया। वो अंधेरे में और आगे चला गया और फिर मुझे सिर्फ उसकी धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। मैं घबराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां जो भी हो रहा था, मैं जो कुछ भी देख रहा था, उस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो मुझे अंदर से दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने फिर से एक नजर कमरे के अंदर डाली। विशाल वहां नहीं था। मेरे मन में एक ख्याल भी आया, कहीं विशाल खुद हक्का मारी का शिकार तो नहीं बन गया, या फिर यह सब मेरे मन का कोई वहम तो नहीं। न चाहते हुए भी मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर चला गया और फिर मैंने एकदम से दरवाजे की कुंडी खोल दी। बाहर से आए तेज हवा के झोंके ने दरवाजा जोर से खोल दिया। मेरे हाथ में लालटेन थी, जिसकी हल्की पीली रोशनी में मैं बाहर दूर फैले घने अंधेरे को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एक हलचल, एक सरसराहट सुनाई दी, एक बहुत तेज सरसराहट। उस सरसराहट के साथ ही दूर अंधेरे में से कुछ हलचल दिखाई दी। अचानक बिजली की गति से कोई परछाई सरकते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने ठीक से देखा, वो परछाई चलकर नहीं आई थी, बल्कि सरकते हुए आई थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, गले से आवाज अटक गई, हाथ पैर और सिर एकदम भारी महसूस होने लगे। वो परछाई मेरे सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थीं। वो कोई औरत थी, उसमें जरा भी हलचल नहीं थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो प्रेत है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो मुर्दा नहीं लग रही थी। मैं उसे एकटक देख रहा था। तभी उसने अपना सख्त चेहरा मेरी तरफ बढ़ाया। हल्की धीमी आवाज में उसने मेरे कान के पास कहा, मोहन, मेरे साथ चलो। मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। न जाने कैसे मैंने अपना थरथराता हुआ एक पैर चौखट से बाहर रख दिया। जैसे ही मैंने चौखट के पार कदम रखा, किसी ने जोर से मेरे पैर पर डंडा मारा। मैं दर्द से चीख उठा। मेरी नजर उस ओर गई। वो डंडा आजी ने मारा था। उनके हाथ में वही डंडा था। उन्होंने डंडा जमीन पर पटका। जमीन पर डंडा पटकते ही धूल के साथ चिंगारियां और आग की लपटें उठने लगीं, मानो वहां कोई विस्फोट हो गया हो। वो औरत, वो परछाई गुस्से में हमें देखती रही, फिर तेजी से सरकते हुए अंधेरे में गायब हो गई। तभी विशाल भी कहीं से दौड़कर मेरे पास आ गया और उसने मुझे गिरते हुए संभाल लिया। उस पल मेरी हालत किसी बीमार मरीज जैसी हो चुकी थी। मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर किसी और के वश में हो। विशाल मुझे खींचकर अंदर ले गया। आजी उस परछाई को गालियां देते हुए जमीन पर डंडा पीटती रहीं। कुछ देर बाद आजी भी घर के अंदर आ गईं और दरवाजा बंद कर लिया। तब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। विशाल ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और फिर आजी ने मेरे माथे पर कुछ भस्म लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई डंडे से मेरे शरीर को धीरे धीरे थपथपाना शुरू किया। फिर आजी ने वही डंडा मेरे शरीर के ऊपर से 7-8 बार घुमाया। मैं यह सब देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों किया जा रहा है। फिर उन्होंने मुझे कुछ पिलाया और मैं उसी हालत में सो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने ऊपर दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, मुझे बांधा किसने है और किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? रात में मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था, जैसे मैंने कोई नशा किया हो। मैंने जोर से विशाल को पुकारा। विशाल बाहर से दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। मुझे देखकर वो हंसने लगा। मैंने गुस्से में पूछा, ये क्या है? मेरे हाथ पैर किसने बांधे?
विशाल बिना कुछ कहे मेरे बंधे हुए हाथ पैर खोलने लगा। फिर हंसते हुए बोला, मैं इन्हें सुबह ही खोलने वाला था, लेकिन जानबूझकर रख दिया ताकि जब तुम जागो तो तुम्हें रात की बात याद आ जाए। उसकी बात सुनकर मैंने आश्चर्य से पूछा, मतलब रात को क्या हुआ था? मैंने थोड़ा रुककर कहा, मुझे बस इतना याद है कि तुम रात में घर से बाहर चले गए थे। फिर तुमने बाहर से मुझे पुकारा था। उसके बाद मैंने आजी को अंधेरे में देखा था। शायद वो मुझे मार रही थीं। इतने में विशाल की आजी भी वहां आ गईं। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, नींद पूरी हुई कि नहीं? अब अच्छा लग रहा है ना? मैंने हैरान होकर पूछा, लेकिन मुझे हुआ क्या था? इस पर विशाल और आजी ने मिलकर रात की सारी बात बताई। उनकी बातें सुनते ही मेरी यादें धीरे धीरे वापस आने लगीं। रात की हर घटना याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिर मुझे यह भी पता चला कि उन्होंने मुझे कोंकण की ताड़ी पिलाई थी ताकि मैं चैन से सो सकूं। अजी ने बताया, तुम्हारे ऊपर रात का असर इतना ज्यादा था कि अगर तुम्हें न बांधा जाता तो शायद तुम उठकर फिर से बाहर चले जाते, इसलिए तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए थे। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है आजी ने जो डंडा तेरे ऊपर इस्तेमाल किया था वो कोई साधारण डंडा नहीं था। आजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, वो हमारे गांव के मंदिर की भगवान छड़ी या लाठी है। हर साल यह छड़ी मंदिर से हर घर में घूमती है। जिस घर में यह छड़ी होती है वहां इसे पूजा जाता है। यह छड़ी उस समय हमारे घर पर थी। तुम्हारा सौभाग्य है कि यह छड़ी तुम्हें बचा गई। यह सब सुनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। विशाल ने मुझसे कहा कि नहा लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें फिर अंधेरा होने से पहले यहां से निकलना है और पूजा के लिए नए घर जाना है। तब एक आखिरी बार मैंने आजी से पूछा, क्या रात में आपने भी हक्का मारी को देखा था? इस पर आईजी ने मेरे हाथ को सहलाते हुए कहा, नहीं, हक्का मारी सबको दिखाई नहीं देती। ये उसी को दिखाई देती है जिसके लिए वो आई हुई होती है। ये तो हम तुम्हारी हालत देखकर समझ गए थे कि तुम पर किसी चीज का प्रभाव है। विशाल ने तुम्हें खिड़की से बाहर झांकते हुए और दरवाजा खोलते हुए देखा था। उसने तुम्हें पीछे से कई बार आवाज भी दी थी, पर तुमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। और तब उसी ने मुझे आकर जगाया और मैं वो छड़ी लेकर वहां आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने ये सब कुछ याद करते करते डरते हुए किसी तरह नहा लिया, फिर खुद को संभाला और फिर हम तीनों ही एक साथ उस नए घर जाने के लिए निकल पड़े। जाते जाते मैंने उस छड़ी को प्रणाम किया, उसके दर्शन किए जिसने मेरी जान बचाई थी, और उसे झुककर वंदन भी किया। हक्का मारी के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूं। हक्का मारी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कर्नाटक में इसे नालेबा और वेस्ट बंगाल में इसे निशिडाक के नाम से जानते हैं, और ज्यादातर जगहों पर इसे छलावा भी कहते हैं। इसमें एक चीज कॉमन है कि ये जो भूत है वो या तो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है या फिर अपनी मधुर आवाज में आपका 3 बार नाम पुकारना है, या फिर ये दोनों भी चीजें होती हैं। और अगर आपने दरवाजा खोलकर उसे देख लिया या फिर उसकी पुकार का जवाब दे दिया तो फिर वो आदमी, वो इंसान गायब हो जाता है। यानी कहते हैं कि वो भूत उस आदमी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ऐसे मामलों में ये भूत उस आदमी को श्मशान में या फिर नदी के किनारे या फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाता है, और फिर अगर उस आदमी का नसीब अच्छा हुआ तो वो बच जाता है, नहीं तो अगले दिन उसकी सिर्फ लाश मिलती है, कभी पेड़ से टंगी हुई तो कभी नदी के पानी में तैरती हुई। तो दोस्तों, आपके यहां इसे क्या कहते हैं? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।